टू दिस सेशन, जहां पर हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर विकास कुमार, जिन्होंने रिसेंटली ईपीएफओ ईओ एग्जामिनेशन क्लियर किया है। विकास, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। थैंक यू सर। एंड विकास, कैसी थैंक यू फीलिंग वेरी है? मच कैसी फीलिंग है अब? सर। फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड because I also have been working from last 4 years as a station master in Indian Railways. So I think that it is a very progressive ग्रेट, journey. तो ग्रेट, काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, फैमिली भी काफी। ग्रेट। विकास, आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को अपने बैकग्राउंड के बारे में एंड प्रिपरेशन बैकग्राउंड के बारे में? जी सर। सर, जैसा कि मेरा नाम विकास है और मैं गाजियाबाद से आता हूँ, यूपी से। और 2018 में मैंने भारतीय रेलवे ज्वाइन की एज ए स्टेशन मास्टर, और तब से लेकर के मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और जब 2020 में ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, बट आई वाज नॉट सीरियस दैट मच ग्रेट, दैट कि इसका एग्जाम जो फर्स्ट टाइम होने वाला था वो अक्टूबर 2020 में होने वाला था शायद। तो मुझे पता नहीं था कि मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, बट अक्टूबर निकलने के बाद में एक्चुअली मेरा 2020 का प्री था सीएससी का, हाँ तो जी। मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस था। तो जैसे ही अक्टूबर निकला तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। मेरा अनफॉर्चुनेटली प्री क्वालीफाई नहीं हो पाया था 2020 वाला। तो मुझे लगा कि मतलब ये करियर अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी। मैंने अपनी सिस्टर से, यंगर सिस्टर है, शी इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी एंड विद हर फ्रेंड, रूममेट साक्षी। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो हमें इसके लिए अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ, रिस्पेक्ट करते हुए इस एग्ज़ाम की बिल्कुल। कि हाँ, तो प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जनवरी ऑनवर्ड 2021 से मैं पूरे डेडिकेशन के साथ इसमें लग गया। सबसे मैंने सिलेबस वगैरह एनालाइज़ किया। सर, ये सब कुछ था, फिर बहुत बढ़िया। धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ी। विकास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपने ऑलरेडी जॉब कर रखी थी और जॉब कर भी रहे थे आप, तो यस जॉब सर। के साथ प्रिपरेशन मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपने किस तरीके से जी अपनी सर। प्रिपरेशन को मैनेज किया विद जॉब? जी सर। सर, ये वाक़ई में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार हमारे साथ बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू होता है टाइम मैनेजमेंट का। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी किसी जॉब में नहीं है, उनके साथ भी मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम केवल जॉब वाले बच्चों के साथ ही नहीं है। जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो साथ में कंटिन्यू करते हैं। वो जो स्टूडेंट हैं 24/7 प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा टेक्निकली समझना होगा, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट जो है, इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा समझा, क्योंकि मेरे साथ भी ये इश्यू। तो मुझे लगा कि टाइम के बारे में हमें 2-3 चीज़ें जाननी चाहिए सर। सबसे पहला तो ये है कि ये सभी के लिए इक्वल होता है, बिल्कुल। कि हर दिन सबको 24 आवर्स मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, डज़न्ट मैटर। और दूसरी सर, ये रुकता नहीं है। बिल्कुल। ये आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आप यदि एक समय पर एक अपॉर्चुनिटी के लिए येस कह रहे हो, तो एट द सेम टाइम यू आर सेइंग नो टू द अनदर अपॉर्चुनिटी। राइट। So now we have to understand for what we are saying yes. तो ये सब चीजें समझी, तो मैंने अपने जो टाइम को एक मैट्रिक्स में डालना स्टार्ट कर दिया। 3 कॉलम मैट्रिक्स है कि कुछ इवेंट्स जो मेरी लाइफ में है वो एक अर्जेंट वाले कॉलम में आते हैं। जैसे कि मुझे कोई क्लास लेनी है, ऑनलाइन कोई वीडियो देखनी है, कोई स्पेशल इशू है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कोई वेबिनार अटेंड करना है, ठीक। तो कुछ चीजें मैंने अर्जेंट वाले उसमें डाली, और शुरुआत में मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं थी। बट धीरे-धीरे जैसे मैं इन चीज़ों के ऊपर, कभी मैंने डायरी मेकिंग स्टार्ट की, डायरी में वो कॉलम्स बनाने स्टार्ट किए, कभी मैंने माइंड में ही सोचना स्टार्ट किया, तो अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें, ये जो 3 कॉलम मैट्रिक्स है ना, कि फर्स्ट कॉलम में अर्जेंट वाला, सेकंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और थर्ड है टाइम टेकिंग वाले इवेंट्स, ठीक। इनमें स्विचिंग होती रहती है, मतलब कि राइट। ये एक साथ मिलकर भी चल सकते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं, बिल्कुल। बट वो टाइम टेकिंग नहीं होते। और कुछ होते हैं कि जो अर्जेंट भी होते हैं, वो टाइम टेकिंग भी होते हैं। राइट।
तो इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ा टेक्निकली काम किया, क्योंकि बीटेक वाला माइंडसेट है, तो चीजें सिस्टमेटिकली समझ ली जाए कि ये इशू बन क्यों रहा है। जबकि डेडिकेशन में कमी नहीं है, डिटर्मिनेशन भी काफी अच्छी है, चाहते भी हैं अच्छे से एग्जाम निकालना, पर उसके बाद भी ये इशू कैसे सॉल्व होगा। और मेरे पास तो वैसे भी क्राइसिस का टाइम, बिल्कुल रोस्टर टाइप ड्यूटी होती है हमारी स्टेशन मास्टर की, तो नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और डे शिफ्ट इस तरीके से चेंज होती रहती है, तो बॉडी साइकिल को मैनेज करना ये काफी चैलेंज। बिल्कुल। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, तो मुझे लगता है ये थ्री थ्री कॉलम मैट्रिक्स सॉल्यूशन जो है ये काफी अच्छा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। विकास, एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा ना कि हर दिन सेम भी नहीं होता, कभी कभी ना हमें लगता है कि यार आज हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, आज पढ़ाई अवॉइड करते हैं। ठीक है, पक्का आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी दिन बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फी, तो उस दिन कैसे फिर आप मोटिवेशन लेकर आते थे कि नहीं यार आज भी करना है, आज भी पढ़ना है? सर इसमें देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यदि मुझे लगता था ना कि आज मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का, मतलब कि आज मैं पढ़ने भी बैठूंगा ना, तो मैं उतना आउटपुट निकाल नहीं पाऊंगा, या फिर मैं पढ़ूंगा तो बट मैं सोचूंगा कुछ और, मतलब कि माइंड जो है फोकस नहीं। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था अपनी जो सोशल लाइफ जिससे मैं सेक्रीफाइस कर रहा था ना, हाँ साथ जी, में हाँ जो जी। चीजें मैंने साइड में पुट कर दी, जो कुछ फ्रेंड्स सर्कल तो काफी अच्छा होता ही है, बीटेक भी की है, बीटेक के फ्रेंड्स हैं अपनी, यहाँ जॉब में भी काफी फ्रेंड्स, तो उनसे मैं कॉलिंग पे उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता था, उनके हाल चाल ले लेता था। सही है। इवन यदि मुझे कोई वेब सीरीज का भी थोड़ा शौक रहता है, आजकल की जनरेशन को है, तो पंचायत देख ली, उसका कोई नया सीजन आया तो वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो देख लिया। ठीक तो है। इस तरीके से यूटिलाइज कर लेता बहुत बढ़िया। विकास, एक और चीज की आपने बताया कि आप यूपीएससी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना? हूँ। जी सर। तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरीके से आपके काम आई इन दी ईपीएफओ ईओ प्रिपरेशन? बिल्कुल सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो, जैसे कि सबसे पहले जब मैंने डिसाइड किया ईपीएफओ के लिए, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को एनालाइज किया। तो मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, कि सबसे पहला तो जीएस वाला पार्ट है, कि जिसमें मेरा यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है, वो मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और दूसरा था सेक्शन जो मैथ और रीजनिंग वाला था, हाँ जी। एक मेंटल एबिलिटी। तो ऑलरेडी मैं जब रेलवे में आया था, तो उस टाइम पे मैं सीजीएल भी प्रिपेयर कर रहा था, तो सीजीएल का 2 बार मेंस और फाइनल से मैं रह गया कुछ मार्क्स की वजह से। तो वो मैथ और इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, वो मेरा वहाँ से मुझे बैकअप मिल गया। तो मुझे लगा कि ये वाला सेक्शन जो है, जो ईपीएफओ स्पेशल के नाम से काफ़ी फेमस हुआ था इस टाइम पर मार्केट में, हाँ जी। ये वाला सेक्शन पे मुझे काम करना। तो जीएस वाले पोर्शन के लिए जो भी क्वेश्चन था आपका, उसके लिए जो बेसिक रिसोर्सेज है ना सर, तो उनको ही मैंने रिवाइज किया। और मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से मार्केट में कोचिंग्स अवेलेबल, जो गाइडेंस अवेलेबल हो गई है, तो इस टाइम पे ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि पहले इश्यू आता था कि बच्चे के पास गाइडेंस नहीं होती थी, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई दिल्ली में जा नहीं सकता था, हर किसी के पास कुछ, मतलब गाइडेंस देने वाले नहीं होते थे, कुछ रिमोट एरियाज हैं। बट जब से जैसे ऑनलाइन एजुकेशन एडुटेक काम कर रहा है और बाकी इंस्टीट्यूट सक्सेस रही हैं, और जो राहुल सर आए थे उन्होंने काफी अच्छी गाइडेंस के बेसिस पर, देखा जाए तो गाइडेंस काफी अच्छी दी थी बच्चों को, रिसोर्सेज वगैरह इन सब की कमी नहीं रही। तो मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट में और जो नॉर्मल नॉन यूपीएससी सीएससी वाला एस्पिरेंट है, उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। राइट। बहुत बढ़िया। विकास, एक और चीज की देखो, ईपीएफओ ईओ ना बहुत रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब लास्ट एग्जाम 2017 में हुआ, फिर 2019 में नोटिफिकेशन आई। तो ऐसे रेगुलर जो एग्जाम नहीं होते उनके लिए प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपके हिसाब से इरेगुलर एग्जामिनेशन को हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? जी सर, इसके लिए मैं अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था। तो जिस दिन से मैंने ईपीएफओ को टारगेट करना स्टार्ट किया था, मैंने अच्छा डिस्कस, मतलब कि अपने, वही मैंने बताया कि डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लिया राइट। कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है। तो मैंने फुल फोकस्ड होके, ठीक है, इस एग्जाम को अपना टाइम दिया है। मैंने यूपीएससी सीएससी को थोड़ा टाइम के लिए साइड में रख दिया। इवन मैंने सोच भी लिया था कि मैं एक अटेम्प्ट अपना स्किप कर दूंगा। राइट। तो बहुत बढ़िया। ये एग्जाम जो है काफी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि आपने कहा रेगुलर एग्जाम नहीं, तो चीजें, एक पैटर्न भी नहीं था हमारे पास। हम राइट। कुछ पैटर्न्स को, लास्ट ईयर के पैटर्न को गैस करके अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड बिल्कुल। करते थे। बिल्कुल। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसमें हेल्प कर रहे थे।
तो मुझे लगा कि डाइवर्सिफाइड सिलेबस है और एक ईपीएफओ वाला सेक्शन जो है ना स्पेशल वाला, वो बिल्कुल सबके लिए नया था और काफी स्कोरिंग था, बिल्कुल क्योंकि अवेयरनेस इतनी थी, सभी लगे पड़े थे, तो बिल्कुल। उसको बहुत अच्छे से करना था। और विकास, कुछ ऐसी मिस्टेक जो यूपीएससी में कर रखी हो और जो यहाँ पर अवॉइड करी हो? जी सर। सर उसके लिए सबसे पहला मैंने किया, जो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। तो इस एग्जाम से रिटन टेस्ट से पहले पहले मैंने मॉक टेस्ट काफी अच्छे से सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ में बैठ कर दिए, उनका एनालिसिस किया। बहुत इवन बढ़िया। मैं पहले मॉक टेस्ट तो दिया था 2020 सीएससी के लिए, बट इसका मैं एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाता था। ठीक, ग्रेट। तो यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो एक रिलायबल मेंटरिंग सिस्टम होता है आपके पास में, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आपको टेस्ट लेने के बाद में आपके जो वीक एरियाज़ हैं, उनको अच्छे से एनालिसिस करके बिल्कुल बताए बिल्कुल। और जो पॉजिटिव एरियाज़ हैं, उनको भी बताए। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी हेल्प मिली थी, बहुत मेरा बढ़िया। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ। जी। बहुत बढ़िया। विकास, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या थी? सर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सर एक नहीं थी, काफ़ी, मतलब बिल्कुल, आप खुल के 2-3 थी। बताइए, खुल के बताइए। हाँ जी। खुल के बताऊँ तो सबसे पहला ये था कि सर देखो, मैं हूँ स्टेशन मास्टर और मेरी लगती है रोस्टर टाइप की ड्यूटी, ठीक? तो ये जो नाइट वाली ड्यूटी थी ना, ये मुझे बड़ा पंगा करती, ठीक? तो सबसे पहले मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था और मैं एक ऐसे लेवल पे जाना जाना चाहता था, जहाँ पे अपने पोटेंशियल को, जो मुझे लगता है मैं डिज़र्व करता हूँ, बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ अच्छे से, बिल्कुल। ठीक? कि जिस चीज के लिए मैं दूसरा जितना कैपेबल हूँ उतना चीज तो मुझे मिलना चाहिए एक बार। बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी सर। सेकंडली सर ये था कि जो पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक? और मेरे गाँव में बहुत कम लोग हैं जो आगे निकल पाए हैं, ठीक? तो जो बच्चे अभी तैयार कर रहे हैं, ठीक? उनके लिए मैं अभी एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता हूँ एज़ अ स्टेशन मास्टर भी। बट जब मैं इस पोज़ीशन पर पहुँच जाऊँगा और जैसा कि हुआ भी, जैसे अब गाँव में ये न्यूज़ गई बिल्कुल। कि बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो गया है, तो एक वाक़ई में एक सेलिब्रेशन वाला माहौल। तो वो चीज़ मैं पहले ही इमेजिन कर चुका था कि हाँ, ऐसा होगा। बहुत तो वो बढ़िया। एक और जी तो सर, ये ये इंटरनल मोटिवेशन थी, मतलब बेसिकली कि जी, क्या मिलेगा बिल्कुल, मुझे सेलेक्ट होने के बाद, वो आपको गाइड करता रहा। बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल। बिकॉज अब हम आते हैं थोड़ा रिक्रूटमेंट टेस्ट की तरफ। तो आपके सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन क्या थे? आपने मतलब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी? कौन कौन सी बुक्स जी, वगैरह या कोई कोचिंग आपने फॉलो करी, आप बताइए प्लीज। जी सर। सर यदि हम रिसोर्सेज़ की बात करें तो आज के टाइम में हमारे पास 2 टाइप के रिसोर्सेज़ होते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। बिल्कुल। ऑनलाइन में भी हमारे पास चॉइस होती है कि यदि हम पेड रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कोचिंग क्लासेस हमने जॉइन की हुई है, या फिर हम फ्री फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे बिल्कुल। हैं, तो वो भी कोचिंग ली, ठीक, बट वो फ्री है, हमने उसके लिए पे नहीं किया। तो मेरा ये था कि मुझे मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो जिस तरीके से माहौल चल रहा था, तो शुरुआती टाइम में ऐसा होता है ना कि हम इंडियंस जो है फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा हाई होती बिल्कुल। हैं, समझ नहीं पाते चीज़ों को शुरुआत में, ठीक? तो अच्छे से मोटिवेट हो गए, कुछ टीचर्स थे, मतलब कि कुछ फैकल्टी, कुछ मार्केट में ऐसा चल रहा था, उनसे मोटिवेट होके उनका कोर्स खरीद लिया, बट पे तो वहाँ पर कर दिया, ठीक, बट उसमें वो चीज़ मिल नहीं पाई कि यदि इसके साथ में जाएँगे, तो हम बाहर हो जाएँगे एग्ज़ाम से, बिल्कुल। ठीक। तो फिर जो बाकी कोचिंग सेंटर्स काफ़ी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक। 2-3 कोचिंग सेंटर हैं, जैसे कि अभी भी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं मुझे, मैं उन्हें 2-3 ऑप्शन बताता हूँ, एडुटैब बताता हूँ, सक्सेसट्री बताता हूँ और यदि एक तो उन्हें और अपनी तरफ से अच्छा लगता है तो उसको भी देखें। पहले मैं गाइड करता हूँ कि भई आप जो है उससे अच्छे से पहले 2-3 लेक्चर सबके देखो, जो बिल्कुल। आपका वीक एरिया है। फिर उसके बिल्कुल। बाद में आप खुद इस पोज़ीशन में आ जाओगे कि आपको क्या जॉइन करना चाहिए, क्या नहीं। बिल्कुल। तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ तो फ़ॉलो किए ही थे, फ्री वाले, ठीक। पेड किया था वो मैं यूज़ कर नहीं पाया था, मेरा मन नहीं किया था उसे यूज़ करने का। और दूसरा ऑफ़लाइन रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो सर जीएस वाला पार्ट जो था, उसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है, इसका यदि आप कहें तो मैं डिटेल में बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, अदरवाइज़ आप खुल के बताइए, क्योंकि बच्चे ना अब क्या है कि एपीएफसी एग्जाम भी आ रहा है और भी बहुत जी सारे सर, एग्जाम हैं जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट करवा रहा है जिनकी। तो बच्चों को जी सोर्सेज सर, की दिक्कत होती है, तो आपके माध्यम से हम अच्छा, बच्चों को बता देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। जी। सर तो सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं,
तो जीएस में यदि हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री भी काफ़ी वाइड है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को फ़ोकस्ड कर लेना है, ठीक? तो स बिल्कुल, वो चीज़ हमें लिमिट करने के लिए वो चीज़ है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे कि हम ईपीएफओ की बात करें, तो उसमें है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री बिल्कुल। वाला पार्ट, एंशिएंट मॉडर्न मिडीवल मॉडर्न वाला हिस्ट्री पार्ट है। नहीं है। हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने इस वो मतलब स्ट्रिक्टली क्लियरली कहा है। बट यदि हम एपीएफसी के बारे में देखें, तो इसमें उन्होंने कल्चर भी ऐड कर दिया। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हमारा दायरा डिसाइड करेंगी, हमारे रिसोर्सेज़ क्या होने चाहिए। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, इस स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक है कांसेप्ट क्लियर करने के लिए। बट यदि टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो आप स्पेक्ट्रम की समरी के साथ में किसी कोचिंग सेंटर को फ़ॉलो कर सकते हैं, उनके नोट्स को फ़ॉलो कर सकते हैं, काफ़ी राइट, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट, और यदि हमें कल्चर को वो पढ़ना है, कल्चर को अच्छा करना है, कल्चर वाले पार्ट को तैयार करना है, तो एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की फाइन आर्ट्स वाली, इंट्रोडक्शन टू वो फाइन बेसिक आर्ट्स। बुक है। जी। और उसके साथ में आप यदि और अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, चीज़ों को थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो नितिन सिंघानिया काफ़ी अच्छी बुक बिल्कुल, है, ठीक? तो वहाँ जा सकते हैं। पॉलिटी के लिए हमारी लक्ष्मीकांत होती है, बिल्कुल, और इस बार उन्होंने एपीएससी में क्लियरली कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बिल्कुल, पॉलिटी तो काफ़ी वाइड एरिया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। तो हमें स्पेसिफिक उस पे काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, सर, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में इसलिए इस बार उन्होंने कहा है एपीएससी में कि हमें करंट ट्रेंड्स जो है इकोनॉमिक्स के, बिल्कुल, उन पर काम करना है। तो हमारा इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा हमें फोकस करना है करंट ट्रेंड्स, मतलब करंट में जो चीज़ें चलती हैं। और कोविड के बाद से तो इकोनॉमी वैसे भी सस्ती हो गई, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा इश्यूज बन गए। तो वो करंट ओरिएंटेड कर तैयार करना पड़ेगा इकोनॉमी। उसके लिए हमारे रिसोर्सेज होंगे, जैसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि ऑलरेडी सभी को पता ही होते हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मृणाल सर के लेक्चर्स हैं, ठीक? बिल्कुल, और यदि आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, तो वो आपके काम को जो आप इधर-उधर, क्योंकि टाइम तो सबके पास शॉर्ट ही है, ठीक? बिल्कुल, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो एक अच्छे रिलायबल कोचिंग सेंटर से जुड़ने के बाद में आपका जो ये एफर्ट है ना, कि जो आप चॉइस करते हो, ये चॉइस वाला काम खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि आपको यदि कोई बता दे कि दिल्ली से जयपुर जाना है, एक डायरेक्ट हाईवे है, ठीक? एक ने बताया आपको दिल्ली से जयपुर जाना है और वो बीच में टर्न है, कुछ टर्न्स हैं, ठीक? तो आपके पास फरारी है, ठीक? तो आप दिल्ली से जयपुर वाला डायरेक्ट वाला रोड जो है, उसमें फरारी है आपके पास, फरारी में जान भी है, अच्छा फ्यूल भी डाला हुआ है, ठीक? तो आप उसको फुल स्पीड पे लेके जाओ, बिल्कुल, ठीक? बहुत कम टाइम में पहुँच जाओगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पहुँच भी जाओगे, ठीक? और ये जो टर्न वाला रास्ता होता है ना, इसमें टर्न होंगे तो ब्रेक लेने पड़ेंगे, तो आप अपनी ही पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, सही बात है, ठीक? तो यहाँ पे एक अच्छे गाइडेंस सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि एग्ज़ाम रेगुलर नहीं है, बिल्कुल, ठीक? हाँ, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो और जो काफ़ी काफ़ी ऑनेस्ट हों, लास्ट तक बने रहते हैं स्टूडेंट्स के बिल्कुल, साथ। बहुत बढ़िया। विकास, क्योंकि आप यूपीएससी बैकग्राउंड से थे, तो अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आईआर एंड लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी वाज इंटायरली न्यू टू यू, है ना? आपने पहले इनका बैकग्राउंड आपका नहीं था, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। तो इन यस सब्जेक्ट्स के सर। लिए आपकी अप्रोच क्या रही थी फिर? जी सर। सर, इस इन सब्जेक्ट के लिए मैंने डिसाइड तो कर ही लिया था ईपीएफओ करना है अच्छे से, तो इन सब्जेक्ट को करना तो है ही। और एक बात होती है कि अब वो कहो कि बिलीफ सिस्टम है क्या, जब से बीटेक की है तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि कोई चीज़ नहीं सही बात है। है। ठीक, कि यदि हम टाइम देंगे तो समझ जाएँगे और शायद उनसे भी अच्छा कर दें जो इस फील्ड में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक, कि वो जो अप्रोच थी ना, ये बात जो है गाइड करती थी, अपने अंदर से मोटिवेशन देती थी। तो ये सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट, ये तो ऑलमोस्ट अपने पॉलिटी वाले पार्ट से स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम, मनरेगा और बाकी चीज़ें हैं, अटल पेंशन योजना। एक विज़न की मैगज़ीन आती है सर, हाँ जी, हाँ जी, जो टोटली स्कीम्स के लिए हाँ आती जी, है, हाँ जी, फ्री से पहले निकलती हाँ है। जी, हाँ जी, उस मैगज़ीन्स को पहले से ही पढ़ रहे थे, उस मैगज़ीन्स को और अच्छे से पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बना। सबसे मेन फ़ोकस रहा चीज़ों को पेपर पेपर पे ले आए, अपने नोट्स में ले आए। बहुत बढ़िया, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज थे, डाइवर्सिफाइड सिलेबस था, तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करने, कभी ऑनलाइन कहीं से कोई चीज़ पढ़ ली है, कभी इस कोचिंग की ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, उस कोचिंग की वो चीज़ है, इस बुक से वो चीज़ पढ़ ली। तो इन सबको मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं मानता हूँ कि मैं ईपीएफओ वाले सेक्शन में, मैं आपको बता दूँ सर, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था,
एग्जाम देकर आने के बाद में मैंने एजुकेट से मिलाया था, सक्सेसफुली से मिलाया था, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा था ईपीएफ को स्पेशल वाला सेक्शन जो है उसमें मेरे सारे क्वेश्चन। अरे वाह। ऐसा मैं ओवर कॉन्फिडेंस होके नहीं कह रहा, मैंने कई बार चेक भी किया, हो सकता है एक दो गलत हो, बट मेरी तरफ से मुझे लगा कि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना अपने, उससे बेटर मैं कर उससे दिया। बेटर करा है। जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी थी उससे वो चीज हो पाई, और वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई मल्टीपल रिविजन से, और मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज को पढ़ के रजिस्टर बनाया, कंपाइल कर लिया। इंटीग्रेटेड रजिस्टर। बिल्कुल। तो चारों चीजों को उसमें ही रखा, अकाउंटिंग भी, लेबर लॉ, आईआर और सोशल सिक्योरिटी। और आपके इनके सोर्स क्या थे विकास? इनके जो सोर्स थे सर, जैसे कि एक सर बेसिक सोर्स ये था कि जो स्टार्टिंग की थी पढ़ना, तो एक चौधरी पब्लिकेशन की बुक आती है, हल्का सा ग्रीन कलर का कवर है, ओके। ठीक। तो उस बुक को मैंने पढ़ा था, उस बुक से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली। फिर उसके बाद में सर ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक, की बात कर रहे हो ना आप? सर वो जो बुक है ना वो एक तरीके से आपको एक इंट्रोड्यूस करा देती है जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इसके लिए, लेबर लॉज के लिए, ओके आईआर के लिए, ओके ओके। ठीक। हाँ, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस वगैरह, बेसिक सा बहुत बेसिक लेवल की बुक है। ओके। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थे, ग्रेट एपीएससी के, ठीक, ग्रेट। ईपीएफओ के। तो काफी अच्छी समझ सी बन गई थी कि हाँ, कंसेप्ट की वो लेवल नहीं आया था प्रिपरेशन में, बस एक बेसिक समझ बनाने के लिए बहुत अच्छी बुक है, ग्रेट। ठीक। कि जैसे कि नया फील्ड, फिर उसके बाद में हमें जरूरत पड़ी कि नहीं, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, अच्छी कोचिंग सेंटर की काफी जरूरत है, ठीक। तो सर मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन तो किया था, बट उससे मेरा काम चल नहीं पाया। तो फिर मैंने ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है, एडुटैप के भी जो फ्री लेक्चर्स थे उनको भी देखा, सक्सेस ट्री भी थी, ग्रेडअप भी था, जो कुछ टॉपिक्स थे उनको मैंने देखा। और मैं क्या करता था कि देखने के बाद में अपने उसको बस एज ए टाइम पास नहीं देखता था, जस्ट फॉर अ नॉलेज। मैं जो चीजें मुझे होती थी मैं उन्हें नोट कर लेता था, टॉपिक वाइज जो मैंने रजिस्टर बनाया हुआ था उसको फिर मल्टीपल रिवीजन करता था। ग्रेट ग्रेट। बस बुक तो सर एक ही थी, वो जो पब्लिकेशन वाली थी। तो उसको और अपडेट करते दूसरा, रहे आप। हाँ, वो बहुत बढ़िया। उससे गाइडेंस लेने के बाद में अपने नोट्स बनाए, उसी को अपडेट, वैल्यू एडिशन उससे होता रहा। बहुत बढ़िया विकास, एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपकी एसएससी की प्रिपरेशन भी काम आई थी इस पर्टिकुलर जर्नी में? यस सर, बहुत ज्यादा। वो ऐसे काम आई थी सर कि मैथ और इंग्लिश मुझे पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़ी थी। मैथ तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि ये एक प्लस फैक्टर था, क्योंकि मैंने एग्जाम के पैटर्न को रियलाइज कर लिया था कि इस एग्जाम में एसएससी वाले भी बैठते हैं, यूपीएससी वाले भी बिल्कुल। बैठेंगे, और जिसका जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है एलएलबी या फिर वो बीकॉम वाले, वो भी कॉमर्स बैठेंगे। बैकग्राउंड, वही। और सबके पास अपना अपना एज है, यूपीएससी वालों के पास जीएस का एज है, बिल्कुल। सीजीएल वालों के पास मैथ और इंग्लिश का एज है, और बीकॉम, सबको दो सेक्शन तो तैयार कर। सही कह रहे हो आप। और जो एसएससी और सीजीएल वाले थे जैसे कि मैं, तो मेरे पास दो का एज हो गया, तो मुझे एक की एफर्ट ज्यादा करना। बहुत बढ़िया विकास, आपने बट एक करंट। लिमिट जी। हाँ सॉरी जी, सॉरी, आप बताइए प्लीज, आपको इंटरप्ट किया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं सर। मैं ये कह रहा था कि ये सोचने का एक तरीका था, मेरे पास एज थे, बट यदि मैंने डिसाइड कर लिया, यदि कोई बच्चा डिसाइड कर लेता है कि उसे ये पर्टिकुलर एग्जाम निकालना है, यदि उसके पास एक चीज का भी एज है ना, वो बाकी दो चीजों को सिलेक्टेड टाइम में, अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है आज के टाइम में हमारे पास, उससे कवर कर सकता है। बहुत बढ़िया विकास, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था, अगर हम यूपीएससी परस्पेक्टिव से बात करें, जिसका बच्चे को काफी ध्यान रखना चाहिए था? आपने बताया कि ईपीएफओ स्पेशल बहुत मशहूर हो रहा था, लेकिन क्या वही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था प्रिपरेशन का? सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इस रिक्रूटमेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें जो ईपीएफओ स्पेशल था उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जिस लेवल पे हमने वो तैयार किया था ना जाके, उस लेवल की, इतने अच्छे लेवल की जरूरत नहीं थी कि बच्चे जो, मतलब कि इतनी मोटी मोटी बुक्स थी। मैंने कई बच्चों से बाद में जब ये रिटन क्वालिफाई हो गया, बाद में पूछा, तो बच्चों ने बताया हमने ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, वो भी पढ़ लिया था, ठीक। और जहां उनसे गलती हुई है स्कोर में, वो बेसिक चीजों में ही गलती हुई है, जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स, ओके। यदि इसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो हम, या 5 क्वेश्चन गलत हो गए आउट तो हम ऑफ रेस कितना है। पीछे चले। सही बात है। बिल्कुल। इंग्लिश की बेसिक चीजें थी, क्योंकि उन्होंने वही, ये मैंने देखा कि यूपीएससी ने जो लिखा था वही पूछा,
उन्होंने कहा था कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज चाहिए। तो बिल्कुल, जो पेपर में क्वेश्चंस थे उसमें वाक़ई में वो शो हो रहा था कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए इंग्लिश, राइट, ठीक। राइट। तो बिकॉज़ वहाँ पर हम काफ़ी अच्छा कर सकते थे। बहुत जी, बढ़िया। बिकॉज़ एक और चीज़ कि आपके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट एंड रिवीजन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और आपने क्योंकि मल्टीपल सोर्स पढ़े हैं ना, आपने बताया कि आपने ऑनलाइन सोर्स पढ़े, बुक्स भी पढ़ी, तो रिवीजन आपने फिर किस तरीके से करी? वो बात अलग है कि आपने कंपाइल कर लिए थे और शायद आपने उन्हीं को पढ़ा होगा, बट एक तरीका होता है रिवीजन, एक टीडियस टास्क होता है हमेशा और बहुत मुश्किल होती है। एक बार हम पढ़ लेते हैं चीजों को, 2 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन बार बार रिवाइज करना टफ हो जाता है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? जी सर। सर रिवीजन तब तो होता है, सबसे ज़्यादा टीडियस टास्क होता है, बिल्कुल, क्योंकि एक बार जो एफर्ट्स हमने लगा दिए उसको दोबारा-दोबारा देखना मतलब कि एक उबासी सी आने लगती है। सबसे ज़्यादा टफ टास्क होता है बिल्कुल, रिवीजन। बिल्कुल, बट इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ना सर, वो यही है कि जब आप अपने आपके सेल्फ मेड नोट्स होते हैं ना, और नोट्स भी ज़्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए। उसमें बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए कि हमें चीज़ों को कीवर्ड्स की फॉर्म में डालना चाहिए। बिल्कुल, यदि एक बार हमने फर्स्ट टाइम में बल्कि नोट्स बना भी लिए हैं, तो उससे एग्ज़ाम से पहले आते तक तो जो जो शॉर्ट नोट, ब्रीफ नोट्स होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है, जो मैंने भी किया, ठीक। एक्चुअली हाँ, एक एक सर एक बात और बताना बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने क्या किया था, जो आपने रिवीजन वाला ही पूछा ना, इसके लिए मैंने एक स्पेशल काम किया था सर कि मैंने जो स्टिक होती है ना, छोटी-छोटी मतलब पेपर हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ, स्टिक समझ हो गया मैं। जाती हैं, पेपर स्टिक्स पेपर होती हैं स्टिक, छोटी-छोटी, हाँ जी। ये यस। तो उन पर जैसे कि मुझे इसमें थोड़ा हिस्ट्री को फैक्चुअल जा रहा था, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिल्कुल, साथ-साथ फैक्चुअल, तो बिल्कुल। फैक्चुअल में सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं, रिफॉर्म जो मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनको मैंने काफ़ी छोटी-छोटी उस पे लिख के काफ़ी अच्छे तरीके, शानदार तरीके से उन पे लिख के उनको अपनी वॉल पर ही चिपका दिया। पेस्ट कर दिया था। जी, और साथ में मैंने जैसे A4 शीट होती है, इस A4 शीट को यदि मैं 6 पार्ट में डिवाइड करके मतलब कि 6 शीट बना लूँ इसे, बीच में से कट करके, मतलब कि इसे फ़ोल्ड करके हाँ, 4 समझ गए। से 6 शीट बनाऊँ। इस तरह के छोटे-छोटे कार्ड्स बनाए मैंने, अच्छा और जी, उन कार्ड्स पे सर जो मेरे नोट्स थे ना, उन नोट्स से जो मुझे चीज़ें लगती थी कि वो हाइली इम्पोर्टेंट, उनको मैं उस पे नोट कर लेता था। बहुत बढ़िया। और एक क्लिप होती थी, उस क्लिप से उसे ऐड करता रहता, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल होती थी, उसमें जो भी बिल्कुल। करता था उसमें ऐड कर लेता। बिल्कुल, और बिल्कुल। यही काम मैंने जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उसकी रात को बस मैं वो क्लिप्स लेकर गया था। बहुत बढ़िया। उनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल कीवर्ड में थी, उनमें कोई सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस देखा, 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 सही है, हो गया। सही है। विकास तो अब ये बात मुझे कर काफ़ी हेल्प बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। विकास इंटरव्यू कैसा रहा आपका और कैसा पैनल था आपका? कितना टाइम चला इंटरव्यू? सर इंटरव्यू इंटरव्यू सर एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं था मेरा इंटरव्यू। ओके, जितना स्कोर मेरा प्री में जा रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर था, डिसेंट स्कोर था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं सोच रहा था इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, और जिस तरीके से मार्केट में फीडबैक मुझे मिला, मैंने एडुटेक को भी दिया। तो काफ़ी जो सीनियर फैकल्टी थे एडुटेक पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, मतलब कि एक अलग नज़रिया, और वो जो मैच्योरिटी लेवल दिखता है ना बोर्ड के अंदर, तो मुझे वो फ़ील हो गया वहाँ पर एडुटैप का। आपने एक ही इंटरव्यू मेरा हाँ, कंडक्ट बिल्कुल, कराया था मॉक दिसंबर के इंटरव्यू। आसपास हमने करवाया होगा मैं आपका। चाह रहा था कि शायद आप दूसरा भी कराएँ, मैं कोशिश में था कि कराएँ तो बिल्कुल, बिल्कुल दिया जाएगा, बट वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो सर मॉक तो मैंने दिए, ऑनलाइन भी दिए और ऑफलाइन भी मॉक दिए थे, और एक फीडबैक सिस्टम था, जैसे कि मेरा वर्किंग बैकग्राउंड, तो बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि 70% इंटरव्यू जो होगा मेरा एक्सपेक्टेड लाइन पे जाएगा, बट वहाँ पर हुआ नहीं ऐसा। मेरा इंटरव्यू फैक्चुअल बना दिया, मतलब बन गया था। वो तो ऑलरेडी जब कोई पहले से डिसाइड करके बैठा हो कि क्वेश्चंस वगैरह ये पूछने हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो बंदे ये सोच के बैठ गए थे क्या, ये जो विकास आ रहा है, ये स्टेशन मास्टर नहीं है, ये एक यूपीएससी का एस्पिरेंट। सही तो बात है। बट हाँ, काफ़ी कॉर्डियल बंदे थे। मतलब कि और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बातचीत करते हैं। जी किस सर, तरह के बोलिए। क्वेश्चन पूछे गए विकास? बेसिकली कहाँ पर आपको सर लगा कि गेम डिफरेंट हो रही है हमारी? जी, जी। सर क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कि जो मैं पहले 2 तरीके से बताता हूँ सर इसे, कि जिस पैटर्न पे मैं तैयार करके हाँ, होके बिल्कुल, गया था, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस पैटर्न पे मुझे वहाँ पर चीज़ें मिली, तो तब हमें समझ में आएगा कि वो अनएक्सपेक्टेड कैसे हुआ। यहाँ पर जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, मतलब कि मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा था, ऑनलाइन भी कई कोचिंग्स हैं, उनके भी मैंने वो अटेंड किए थे।
ऑफलाइन भी अटेंड किया। तो ऑलमोस्ट मुझे ये पता चला कि मेरा 50% इंटरव्यू तो मेरे रेलवे पर चलता है, क्योंकि मैं ओके ऑलरेडी रेलवे में हूँ, रेलवे में हॉट इश्यूज। ठीक, उसके बाद कुछ इंटरव्यू जो आता है मेरा 20 से 25% जो करंट के डेवलपमेंट्स है, ठीक, राइट जो इश्यूज हैं जैसे सोशल सिक्योरिटी में या फिर करंट लेबर लॉज वगैरह हो गए, इन सब चीजों पर। और 20 to 30% मेरा इंटरव्यू चला जाता है मेरे अपना पर्सनल पर, जैसे कि मेरा जो हॉबी हॉबी हो स्टेट है गया यूपीएससी, जी हॉबी हो गया, हॉबी भी काफी अच्छी थी मेरी। ठीक, तो उन चीजों पर मेरा इंटरव्यू जा रहा था, तो मैंने सोचा कि 70 to 80% तो हमारा एक्सपेक्टेड लाइन यही बनेगी, उसके बिल्कुल बाद 20% एक्स्ट्रा हो सकता है। बिल्कुल और कहीं ना कहीं इंटरव्यू के बारे में एक चीज है जो कि कही जाती है सभी की तरफ से, कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब बताते हैं कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। योर राइट नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्टेड इन राइट रिटन टेस्ट, बट दिस दिस स्टेटमेंट मेरे लिए सूट नहीं किया वहाँ पर। ओके ठीक, तो मैं तो उस पैटर्न पे तैयार करके अपने आप को अच्छे से गया था। तो फिर जब मैं इंटरव्यू रूम में एंटर किया तो सब विश वगैरह हुआ अच्छे से, उन्होंने बैठने के लिए बोला। फिर एज अ स्टेशन मास्टर कि आप स्टेशन मास्टर हो, स्टेशन मास्टर के बारे में कुछ बताइए, उन्हें बताया, न्यू डेवलपमेंट्स बताए, जैसे कोलिजन के लिए अभी एक कवच हाँ जी टेक्नोलॉजी हाँ आई जी हाँ जी हाँ जी है, एंटी कोलिजन डिवाइस, बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई। इसके बाद ही वो स्विच कर गए अपनी तरफ से कि शेयर मार्केट के ऊपर, कि ओके सेंसेक्स क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये इंडेक्स क्या होती है, वो इंडेक्स क्या होती है, चीजें बताई, क्योंकि ऑलरेडी मैं एस्पिरेंट तो था ही बिल्कुल यूपीएससी का, तो मैं बिल्कुल डील कर पाया। बट मैं क्योंकि उनके लिए तैयार नहीं था, तो जितना बेटर मैं कर सकता था, उतना नहीं कर ठीक, पाए क्योंकि ये वाला फैक्टर जो था ना कि स्टैटिक वाला, कि आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उनको आप रिवाइज करके जाओ तो वो बिल्कुल आपकी टंग पर आ जाती है। बिल्कुल और आप, एक चीज है कि आप जनरली बताते हो, एक हाँ चीज है कि आप स्पेसिफिकली तैयार बताना होकर शुरू कर उसे देते हो बहुत, हाँ हाँ, अच्छे स्पेसिफिकली बताना तरीके से शुरू कर कन्वे देते कर हो पाते हो। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल तो उस चीज की थोड़ा सा मिस हुआ। तो पहले वाला मेंबर थे, तो उनके साथ ये चीजें हुई। इंडेक्स उन्होंने काफी एक अजीब सा इंडेक्स पूछा था, जो कि मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैं उससे अवेयर नहीं था, मैंने उसके लिए क्लियरली सॉरी बोल दिया हूँ कि माफी चाहता हूँ सर। फिर सेकंड जो मेंबर थे उन पे स्विच हुआ, और उन्होंने बिल्कुल उनसे काफी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए थे, क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो उन्होंने 74th अमेंडमेंट पूछा। ओके म्युनिसिपैलिटीज ठीक, हाँ, बट वहां पर मैं 74th को रिकॉल नहीं कर पाया ओके लिटरली। ठीक, तो प्रेशर की मैंने वजह से उनसे थोड़ा सा कहा, शायद यस यस यस, तो वो इतने कोर्डियल, इतने सपोर्टिव होते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि, जैसे मैंने उन्हें कहा कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप पंचायती राज सिस्टम को तो आपने पढ़ा ही होगा। इतना कहते ही मुझे 73rd याद आ गया और 74th याद आ गई। बहुत बढ़िया तो मैंने उन्हें बताया। तो फिर उसके बाद में फिर मनरेगा पे बात हुई, पंचायती राज सिस्टम के चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, आप अच्छे से जानते होगे उस चीज को। बिल्कुल ठीक, अभी क्या काम हो रहा है, करप्शन कैसे कम होगा, और क्योंकि करप्शन है ही थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा उधर की तरफ। बिल्कुल हाँ, तो किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। मनरेगा के बारे में मैंने जो थ्योरेटिकल तो बता दिया, बट उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप एक्चुअल में बताइए मनरेगा कैसे काम करती है, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि आपको बस थ्योरेटिकल नॉलेज है कि ये आप गांव प्रैक्टिकल में नॉलेज भी जानते है भी हो कि ये काम मनरेगा के अंडर में हो रहा है। तो मैंने उन्हें वो चीजें अच्छे से बताई। 5G के ऊपर बात हुई कि लेटेस्ट था। इन चीजों के तो फिर इतने ही बाद वो थर्ड मेंबर जो थे उन पर चला गया। एक चीज और सर मैं समझ नहीं पाया, बट बाद में मुझे समझ आई कि, जैसे बात कर सकता हूँ ना सर हाँ अच्छे बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ विकास बिल्कुल। थर्ड मेंबर जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया मैरिज, जो मैरिज एक्ट है, मैरिज एक्ट को लेकर के, और हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो इस्लाम वाला जो है, मुझे उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी थी नहीं। तो जो चीजें मैं जानता था अच्छे से मैंने बताई, जो चीजें नहीं जानता था उनके लिए मैंने सॉरी बोली। बहुत बढ़िया और ये जो थर्ड वाले मेंबर थे थोड़े कड़क टाइप के। ठीक है हाँ, उन्होंने जो बात करने का तरीका था, जैसे कि सभी एक, मतलब सभी एक एक जो कोर्डियल वाला नेचर था ना, वो तो सही था। और तुम क्या, आप कैसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने, या तो वो ऐसा हो कि मुझे चेक करना चाह रहे हो, मेरे वो रिएक्शन को एक्चुअली चेक यही होता करना, है कहीं ना कहीं स्ट्रेस हाँ, इंटरव्यू होता है थोड़ा सा ना पार्ट होता है कि आपको जानबूझ के प्रेशर में डाल रहे होते हैं प्रेशर में और आप डाल किस रहे थे। तरीके से रिएक्ट करते हो वो बहुत मैटर करता है और यूपीएससी में खासकर ऐसा होता है पक्का
जी, जी। तो उन्होंने तू कह के बात किया और शायद उनकी लैंग्वेज को देख के लग रहा था कि वो वेस्ट यूपी से ही थे, मेरे वाले ही रीजन से थे और अपने यहाँ पर तू जो है वो एक मतलब कि कॉमन है। नॉर्मल है। हाँ, जब तक तू कह के बात ना होता था वो फीलिंग नहीं आती। वो फॉर्मेलिटी चलती रहती है उससे पहले। तो इस वजह से तो फिर अच्छा हुआ, उन्होंने 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट वाला क्वेश्चन था उनका जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन थे उसमें से एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने पूछा, ठीक उसके है। बाद ले ऑफ क्या होता है वो उन्होंने पूछा और तीसरा जो लास्ट का उनका क्वेश्चन था वो था कि जो हमारे पास एफिडेविट होता है ना, हाँ जी, एफिडेविट को इश्यू करने वाली अथॉरिटी जो कौन इश्यूइंग सी होती अथॉरिटी है? होती है, हाँ, वो पूछा। वो मुझे लिटरली पता नहीं था, मैं क्योंकि उसके टच में भी नहीं ठीक था। है। उन्होंने सॉरी भी बोल दिया और साथ में ये भी बोला था मैंने कि सर शायद मुझे इसलिए भी नहीं पता हो क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले जब मैं बीटेक में शायद अपना एडमिशन ले रहा था उस टाइम पे अपना एफिडेविट इश्यू कराया था, बनवाया था। तो इतना कह के जो बोर्ड मेंबर थे, चेयरमैन थी, वो बस अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, शी वाज ऑब्जर्विंग एंड जब ये लास्ट क्वेश्चन हुआ इसके बाद सभी ने थैंक यू बोला, मतलब सभी ने एक साथ ही थैंक यू बोला, तो मैंने भी उन्हें थैंक यू कह के फिर आराम से मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो विकास कितनी देर चला आपका ये इंटरव्यू? सर अराउंड 25 टू 30 मिनट। बहुत बढ़िया। विकास आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और अगेन आपका ना कॉन्फिडेंस देखने लायक है, मतलब बहुत लिटरली आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आपने बहुत मेहनत करी अपने टाइम पे और वो नॉलेज रिफ्लेक्ट हो रही है। विकास मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी एक एडवाइस हमारे जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगी? सर एडवाइस तो सर बहुत सारी रहती है बट मेरा क्योंकि जब एडवाइस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एडवाइस आती है, बट एक जनरल सा एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना अपने टाइम की वैल्यू को समझिए, बिल्कुल। ठीक, क्योंकि टाइम जो है ना टाइम की वैल्यू होती है। अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको लगता है आपके टाइम की वैल्यू नहीं, बट ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते आपके टाइम की वैल्यू कितनी हो सकती बहुत है। बढ़िया। आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, जो भी जहाँ पे भी जिस एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है, बस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। विकास थैंक यू वेरी मच और मैं आशा करता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा और जो भी गोल आप चाहते हैं वो और अचीव होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।